बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के रेनबो पार्ट 2 में ये सीरीज हम लोग चला रहे हैं जिसमें हम अपने सभी स्टूडेंट्स को आईएएससी सेकेंड ईयर के बुक रेनबो पार्ट 2 के बारे में हम लाइन बाय लाइन अपने स्टूडेंट को बताएंगे। तो इससे पहले आप सभी स्टूडेंट को हम बता देते हैं कि आप लोगों ने अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि 6 पैराग्राफ तक हमने बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पे हमारा वो लिंक अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 7 पे सॉरी। तो पैराग्राफ नंबर 7 कहता है दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटी वेयर ए स्नेयर एंड ए यूजलेस encumbrance and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and तो यहां पर ये कह रहा है कि दे फर्दर, दे मतलब वे, और वे कौन? हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने पहले रीजन दिया है, मतलब कारण बताया है, तर्क दिया है, रीजन दिया है, कारण बताया है, तर्क दिया है। दैट लार्ज सिटी कि बड़े शहरों में वेयर स्नेयर बहुत फंदा है, फंदा मतलब कष्ट है, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस और वहां पर बिना मतलब की बाधाएं हैं, बेमतलब का रोक टोक है। And that people would not be happy in them, तथा लोग उन बाधाओं में खुशी नहीं रहेंगे, यानी सुख से नहीं रहेंगे। That there would be gangs of thieves, यहां पर कहता है that there would be gangs of thieves, यानी कि एक तो है कि वहां पर क्या है, डाकुओं का गिरोह है, पाप है, निर्धन लोगों को धनी लोगों के द्वारा लूटा जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने यह रीजन दिया है और कहा है कि इसी वजह से हम अपने इस छोटे से गांव में ही खुश हैं। यह पैराग्राफ नंबर 6-7 के बारे में बताया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर जो रीजन आपको बताया जा रहा है, रोबर्स, जैसा कि हमने आपको जिक्र किया, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉबेड बाय ए रिच मैन, दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। मैंने आपको बताया है कि बड़े शहरों में हमारे एंसेस्टर ने हमें तर्क दिया कि बड़े शहरों में बहुत बेमतलब की बाधाएं हैं, वहां पे लोग सुख से नहीं रहेंगे, वहां पर चोरों और डाकुओं का गिरोह है, तथा वेश्यावृत्ति है, पाप है, तथा निर्धन लोगों के द्वारा को धनी लोगों के द्वारा लूटा जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि हम लोग खुश कहाँ हैं? अपने स्मॉल विलेज में। कहाँ पे हैं? ये देख लीजिए, स्मॉल विलेज में। तो इस तरीके से ये 7 नंबर पैराग्राफ के बारे में मैंने बताया। पैराग्राफ नंबर 8 के बारे में हम बात करते हैं। पैराग्राफ नंबर 8 है दे सा, उन्होंने, चाहे उन लोगों ने, वे लोगों ने देखा, that kings and their sword were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishi and the fakirs। इस लाइन के बारे में हम बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि उन्होंने, यानी कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवारों से
कम नहीं है, इथिक्स है जो उससे कम नहीं है। एंड देयरफॉर तथा इसी तरह वे धरती के सम्राटों को यानी बड़े बड़े जो राजाएं हैं उनको ऋषियों तथा फकीरों को से तुच्छ समझते हैं। ऑफ द अर्थ इंफीरियर टू बी ऋषि एंड फकीर्स ए नेशन, एक जो राष्ट्र है हमारा, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, यानी कि इस तरह की व्यवस्था वाला राष्ट्र दूसरों से सीखने के बजाय सिखाने में समर्थ है। इट्स फिटर टू बी टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर। दिस नेशन हैड कोर्ट, इस राष्ट्र में हमारे देश में क्या है, अदालत है, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, वकील हैं, वैद्य हैं यानी डॉक्टर हैं, बट दे वेयर ऑल विथ इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी एक नियम में, कायदे में, कानून में, सीमा रेखा में बंधे हुए हैं। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशन, सबको मालूम है कि ये व्यवसाय ज्यादा अच्छे नहीं थे। वे आर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, ये ज्यादातर व्यक्तिगत तौर से अगर कहा जाए तो ज्यादा अच्छे नहीं थे। मोर ओवर, इसके अलावा दीज वकील एंड वैद डिड नॉट रॉब पीपुल, इसके अलावा ये जो वकील तथा वैद हैं वो लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसीडर्ड पीपुल डिपेंडेंस, उनको लोगों पर आश्रित समझा जाता था, डिपेंड समझा जाता था। नॉट देयर मास्टर, उनका स्वामी नहीं, ये माना जाता था कि वे उन पे डिपेंड हैं, निर्भर हैं, लेकिन ऐसा नहीं माना जाता था कि वो उनके स्वामी हैं। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो जस्टिस है यानी कि न्याय है वो ज्यादातर साफ सुथरा था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, यानी कि कहा गया है कि अदालतों से बचना सामान्य नियम होता था। देयर वेयर नो टॉन्ट टू ल्यूर पीपुल इनटू देम, उनमें लोगों को फंसाने के लिए दलाल नहीं थे। दिस एविल टू वाज नोटिसेबल, और ये जो बुराई है केवल मुख्य नगरों में अथवा उसके आसपास ही नजर आता था। ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, यानी कि ये जो बुराई थी, इविल है, यह जो क्या है ज्यादातर कहाँ नजर आता था, बड़े शहरों में और उनके राजधानियों के आसपास। द कॉमन पीपुल लिव इंडिपेंडेंटली, जो साधारण लोग थे वो मतलब स्वतंत्र रहते थे। एंड दे फॉलो देयर एग्रीकल्चर एक्यूपेशन, और स्वतंत्र रहकर अपने कृषि के कार्य करते थे। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, इसलिए हम कह सकते हैं कि वे सच्चे स्वराज यानी सच्चे आजादी का आनंद उठाते थे। मेरे आईएससी सेकेंड ईयर के जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, इसे एकदम एक एक लाइन हम स्टूडेंट बच्चों बता रहे हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट आउट कीजिएगा और देखिएगा, रिपीट करके सुनिएगा, क्योंकि जब रिपीट कीजिएगा ना तब आपको ज्यादातर चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद आप लोग देखिएगा, ये जो है अभी हमने बताया आपको पैराग्राफ नंबर 8, इसके बाद आपको जो करना है वो देख पा रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, यानी कि इसके बाद आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस किस चीज पे, जो आपने स्टडी किया है उस पे। तो यहाँ पर कह रहे हैं इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट, इंडिया की जो ग्लोरी है वह रिमेन्स REMAINS, देख लीजिए हम बोल भी देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इमूवेबल,
MO, ठीक है ना, VABLE। मैं बोल देता हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो इस तरीके से भारत की ग्लोरी है, क्या बनी है, बिना बदलाव की बनी हुई है। दूसरा है द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डेट, यानी भारत के ऊपर आरोप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड अस्टोलाइट। यहाँ पर ज्यादा है इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन बोल दे रहे हैं। और मैं फिर इसको अलग से क्वेश्चन बना करके बता दूंगा कि हर पीपुल मतलब वहां के लोग हैं जो है अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है और अस्टोलाइट है, यानी कि वो कुछ भी सीखने वाले नहीं है। अगला लाइन, अगला जो कह रहा है यहाँ पर यह बताया जा रहा है, वी डेयर नॉट चेंज व्हाट। इसके बाद आगे लिखिएगा आप लोग, वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू थ्रू आवर एक्सपीरियंस। हम लोगों ने जो टेस्ट किया है और पाया है, सत्य पाया है अपने मतलब कि एक्सपीरियंस के आधार पे, अनुभव के आधार पे। अगला है आवर एंसेस्टर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस बिकॉज। हमारे पूर्वजों ने एक लिमिट, दायरा सेट किया था। वो क्या था दायरा, they saw that the more we indulge in our passion and more uncontrolled they become। और इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, they saw that the more we indulge in our passion the more uncontrolled they become। मतलब जितना ही हम अपने कोई चीज पे में रत लगाते हैं, उतना ही हम उस चीज में क्या होते हैं, और ज्यादा गिरते जाते हैं। Our forefathers did not invent machinery because, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया। तो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, they did not want to become slaves and thus lose their moral character। वो नहीं चाहते थे कि हम अपने मोरल कैरेक्टर को, नैतिक शिक्षा को, नैतिकता को हम खो दें, ठीक है ना। और इसके बाद आप लोग स्टूडेंट देखेंगे कि यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। फिलहाल हम अभी चलते हैं 9 नंबर पैराग्राफ पे। पैराग्राफ नंबर 9 क्या कहता है हम देख लेते हैं। और पैराग्राफ नंबर 9 में जब हम चलेंगे तो देख पा रहे हैं आप लोग, पैराग्राफ नंबर 9 पर हमने टिक लगाया, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी। यानी कि यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि जो भारत की सभ्यता के बारे में डिस्क्राइब मैंने किया है, he has been so described by its votaries। इससे ज्यादा इसके समर्थकों के द्वारा इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी भाग में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, कोई ऐसी सभ्यता नहीं है, हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेटेड द मोरल। यानी कि कहा गया है कि ये जो सभ्यता के बारे में हमने उल्लेख किया है, इसके समर्थकों के द्वारा भी इसके बारे में वर्णन किया गया है, और संसार के किसी भी भाग में, किसी भी सभ्यता के अंतर्गत सभी लोगों ने संपूर्ण चीजें हासिल नहीं की है। लेकिन भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति जो है वो क्या है, मोरल बीइंग है, चारित्रिक विकास का है, एलिवेट है, उसी पर निर्भर है। जबकि दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि जो पाश्चात्य सभ्यता है, टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, नैतिकता को का जो है यह एक गलत मतलब वो अफवाह फैलाता है, नैतिकता का अनैतिकता का फैलाव करता है। द लेटर इज गॉडलेस लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन इट। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि पाश्चात्य जो सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो अनैतिकता का फैलाव करना है,
इसका कोई उद्देश्य नहीं है, तथा पहले वाली का ईश्वर में विश्वास है। पहले वाली यानी कि हमारी जो सभ्यता है, यहाँ पर किसमें विश्वास है? भारत की सभ्यता का भगवान में विश्वास है। ठीक है ना? द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन। अब हम अगले जो पैराग्राफ के 9 के बाद वाले में चलेंगे। 9 के बाद में हम चलेंगे तो देखेंगे, तो यहां पर क्या कहता है? बिलीव इन गॉड, मतलब भगवान में विश्वास है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, और भगवान के बारे में मतलब कि हमें समझ है और विश्वास है। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू द मदर ब्रेस्ट। और यहाँ पर एक बहुत ही मतलब डेप्थ वाली बात गांधी जी ने कही है। गांधी जी के द्वारा कहा गया है कि भारत के सभी लोगों को, वैसे ही भारत के हर मतलब लोगों को के लिए यह उचित है कि भारत के सभ्यता के साथ ऐसे चिपका रहे, क्लिंग रहे, चिपका रहे, जैसे कि एक बच्चा अपनी माता के छाती के साथ चिपका रहता है। यानी कि ये बहुत ही डेप्थ वाली बात, बहुत ही गहराई से महात्मा गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रेनबो पार्ट 2 आईएसी के सेकेंड ईयर में 9th नंबर पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि आप भारत की सभ्यता से इस हद तक चिपके रहें। अगर आप भारत की सभ्यता के प्रेमी हैं तो जैसे एक बच्चा अपनी माँ के छाती से चिपका रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पैराग्राफ नंबर 10 के बारे में मैंने बताया। आई होप कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमारे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, चाहे ऑनलाइन देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, उनको समझ में आ रही है। और मैं तो यहाँ पर एक चीज और कहूंगा कि आप चाहे आईएससी का एग्जाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, लेकिन ये सब जो चीजें हैं ना, वो आप मतलब कि सुन के, देख करके, पढ़ के आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आप इसे देखें, सुने, पढ़ें, और पेरेंट्स आपको हम बता देते हैं, अगर आप इसको देखिएगा ना तो इसको देख करके आप अपने बच्चों के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 10 पे हम चलते हैं। गांधी जी यहाँ पर कहते हैं, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं जो पाश्चात्य सभ्यता से क्या नहीं करने वाला हूं, घृणा करने वाला नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। इन्होंने कहा है कि पश्चिमी सभ्यता से बहुत सारी बातें सीखने के लिए मैं पश्चिमी सभ्यता का आभारी हूं। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। लेकिन मैं आभारी हूं, मतलब मैं धन्यवाद करता हूं मॉडर्न सिविलाइजेशन को फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। यानी कि इन्होंने कहा है कि किंतु मैं आधुनिक सभ्यता का भी बहुत आभारी हूं, जिसने मुझे सिखाया है कि भारत पूरी ऊंचाई तक उठे। तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, मैं अपने पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं फ्रेंकली, स्पष्ट शब्दों में, दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, वर्षों के बाद, मतलब वर्षों तक अनुभव के आधार पे हम आधुनिक सभ्यता के बारे में यह कह सकते हैं, आई हैव लर्न्ड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट शन इट ऑल एट ऑल कॉस्ट। हमें हर कीमत पर इसको क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। किसका? वेस्टर्न कल्चर का। और हमें माता की छाती से जैसे बच्चा चिपका रहता है, उसी तरीके से भारत की सभ्यता से चिपका रहना चाहिए, इन्होंने 9 नंबर में बताया। तो इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट को मैंने ये पैराग्राफ नंबर 10 के बारे में बताया। यह जानकारी आपको कैसी लग रही है जरूर बताइए।